अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैंने आज आप लोगों के साथ पेपर डिस्कस करना है अक्टूबर नवंबर 2021 पेपर 1-3। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो भी हम देख लेते हैं। पूरा ही पेपर डिस्कस करते हैं, इसमें जो भी डाउट्स निकलेंगे देख लेंगे आप लोग फिर क्या है क्या नहीं है। चले अब देखते हैं भाई इस पेपर में हो क्या रहा है। सबसे पहला सवाल क्या है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। बेटा ये जो +3 है, ये तो अलग से जब भी कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, दिस मीन्स कि आप वर्टिकली ट्रांसलेट कर रहे होते हो। और +3 है तो 3 यूनिट वर्टिकली अपवर्ड ट्रांसलेट करते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा एफ ऑफ एक्स के साथ नेगेटिव साइन है। यानी कि आपने जब भी आप किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव साइन से, दिस मीन्स कि आप उसे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो इन एक्स एक्सिस। तो अगर मैं फर्ज करें, इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है, डिस्क्राइब फुली द इन द करेक्ट ऑर्डर द टू ट्रांसफॉर्मेशंस दैट हैव बीन कंबाइंड। पहली बात तो ये कि बेटा आप लोगों ने क्या करा है कि मल्टीप्लाई करा है माइनस साइन से। दिस मीन्स कि आपने रिफ्लेक्ट करा है इन एक्स एक्सिस। सही है, तो आप लोग क्या कह देंगे, द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। यानी कि बेटा आपने पहले एक्स एक्सिस में इसे रिफ्लेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद आप लोग बेटा जब भी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो एक्स एक्सिस में, यानी कि आप स्ट्रेच कर रहे होते हो पैरेलल टू वाई एक्सिस, बट यहाँ पे स्केल फैक्टर क्या है, 1 है। तो आप बेटा इसे या तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस कह दो, या आप इसे कह दो कि भाई स्ट्रेच करा है वर्टिकली विद स्केल फैक्टर ऑफ 1। लेकिन मैं बेटा इसके लिए फेवर में क्या हूं कि आप इसे खाली लिखो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, दैट्स इट। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन हुई है 3 यूनिट वर्टिकली अपवर्ड, followed by followed by a vertical translation of 3 यूनिट्स upwards। बेटा 3 यूनिट आपने ऊपर की तरफ ट्रांसलेट करा है। फिर दैट इज ट्रांसलेशन मैट्रिक्स भी लिख दिया करो फिर आप, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऑफ 0 and 3 एक्स वाई होता है। जो एक बच्चे का सवाल आया सर इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो ऑर्डर कैसे पता चलेगा कि पहले के क्या हो रहा है? तो बेटा आप फंक्शन से देखना शुरू करते हो, हमेशा पहले फंक्शन से देखना शुरू करते हो, फिर आप कांस्टेंट की तरफ चलते हो। सही है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के साथ पहले नेगेटिव साइन है और कुछ नहीं। अगर फर्ज करो ये होता 3 माइनस एफ ऑफ 2x, तो आप पहले इस फंक्शन के इस 2x को देखते कि भाई ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हुआ है विद स्केल फैक्टर ऑफ हाफ। सही है, और फिर फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। सही है, फॉलोड बाय अ वर्टिकल ट्रांसलेशन ऑफ 3 यूनिट्स। सही है, फंक्शन से आप स्टार्ट करते हैं बेटा, ऑर्डर में ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर दे दिए बेटा, इतने से काम किया। अब इन्होंने क्या कह दिया, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए एक्स की पावर 6। बेटा पहले 3 टर्म चाहिए, 1 की पावर 6 प्लस 6c1 1 की पावर 5, ए एक्स के ऊपर पावर 1, 6c2 1 की पावर 4, ए एक्स की पावर 2। बेटा 1 प्लस 6 ए एक्स, बेटा 6c2 15 होता है। सही है, मैं फिर भी यार चेक कर लेता हूँ, 62 ऐसे तो 15 होता है, हाँ 15 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 3 टर्म्स भी आपने दे दिए बड़े आराम से, कोई मसला ही नहीं हुआ। Given that the coefficient of x square in this expansion is -3, यानी कि आप बेटा coefficient of x square बता दिया है 1 माइनस 3x से मल्टीप्लाई होने के बाद -3। यानी कि आप लोग क्या कह देंगे कि भाई 1 माइनस 3x मल्टीप्लाई हो इसकी एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंशन क्या है 1 प्लस 6ax प्लस 15 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर इज -3, यानी कि -3x² आएगा। अब देखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर कब कब बनता है। मेरा बच्चा देखो एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब ये 1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 15a² एक्स स्क्वायर से। फिर उसके बाद बेटा एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब -3x 6ax से मल्टीप्लाई होगा, वरना कभी भी बेटा एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा होगा। तो आप इसे बेटा कैसे लिख देंगे मेरा बच्चा, 15 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस
18a(x² इज इक्वल टू -3x²। बाई x² मैंने कॉमन ले लिया। 15a² माइनस 18a इज इक्वल टू -3x²। x² जन्नत में गया बेटा। बच क्या रहा है हमारे पास? 15a² माइनस 18a प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटा 5a² माइनस 6a प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटा आप इसे आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। 5a² सही है माइनस 5a माइनस a, नहीं बेटा ये सॉरी 15 बना रहा है ना, 5 3 से 15 है। यार एक काम करो, अगर नहीं एकदम से क्लिक हो रहा तो 5a² माइनस 16 है। आप बेटा यहाँ पे सीधा सीधा काम करो, फॉर्मूला लगा दो क्वाड्रेटिक, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। अरे यार ये हो ही नहीं सकता बेटा, ये मैंने सबको डिवाइड कर दिया, 3 को नहीं करा। ये देखो इतनी बड़ी गलती करी, मैं यही बोलूं ये ऐसा कैसे हो सकता है? 1 हो जाएगा ना ये, मेंटली कर लिया था और उसमें मैंने लिखा ही नहीं। सही है, खैर है। 5a² माइनस 5a माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0। 5a a माइनस 1 माइनस 1 a माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा a की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 1/5। बेटा ये a की बस यही दो आपने वैल्यूज लिखनी है, दैट्स इट। सही है। अच्छा अब इसके बाद आप लोगों को देखते हैं, मैं आप लोगों के सवाल भी देखता जाऊँ ना यार। हाँ सही है, थैंक यू, आप लोगों ने पहले हाईलाइट कर दिया था, मैंने भी देख लिया था। खैर अब जब ये एक ही वैल्यूज आ गई, इसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, एक्सप्रेस दिस इन दिस फॉर्म। भाई यहाँ पे तो सीधा सीधा हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। अब बेटा अगर मैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 5y² माइनस 30y प्लस 50। अगर कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व, तो हाँ बेटा आप कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर में जब आप डालो ना तो आपने बेटा लाजमी लाजमी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख के दिखाना होता है, ये याद रखना बस। 5y² प्लस 10ay प्लस 5a² प्लस b। बेटा y² को कंपेयर करने का फायदा नहीं, पहले y को कर लो। तो -30y 10ay y कट गया तो बेटा a की वैल्यू आई -3। फिर उसके बाद बेटा आपने कॉन्स्टेंट्स को देख लिया भाई। कांस्टेंट क्या है, 50 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b। तो बेटा b क्या आ जाएगा, 5 9 45, b 5 आ रहा है खाली। b बेटा आपके पास 5 आ गया। अब आपने सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 5y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5। चलो भाई ये कहानी तो सीधी हो गई। अगली बात इन्होंने क्या करी है, द फंक्शन x की पावर 5, चलो गुड, -10x³ प्लस 50x, एक फंक्शन दे दिए, पॉलिनॉमियल दे दिया। डिटरमिन वेदर f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन और नाइदर। देखो बेटा अगर आपको कभी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेते हैं। अगर फर्ज करो डेरिवेटिव मोर देन 0 आए तो हाँ भाई इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 आए तो डिक्रीजिंग होता है। तो हमने पहले क्या कर दिया भाई, d/dx ले लिया f ऑफ x का, यानी कि d/dx ले लिया आपने किसका, x की पावर 5 माइनस 10x³ प्लस 50x। तो बेटा f प्राइम ऑफ x, डेरिवेटिव का मतलब f प्राइम होता है 5x4 माइनस 30x² प्लस 50। तो मजे किया, जे ऊपर इक्वेशन भी लिखी हुई है। ओके बेटा अब आपने डिटरमिन करना है कि यार ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। लेकिन मैं एक बात बोलूं, इसी सेम इक्वेशन को, ये देखो ना, ये और ये ऑलमोस्ट कोफिशिएंट्स तो सेम है, बस सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, यहां पे है बेटा, सही है, और यहां पे ये इस तरह से है। क्लियर है? सिर्फ बेटा x की जगह क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है ना गाइस, यहाँ पे y लिखा हुआ है, और जहां जहां y है वहां वहां यहाँ पे अगर मैं x² लिख दूं इट्स द सेम थिंग। मैं अगर चाहूं, अगर आप लोग इजाजत दें, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 5x² होल पे स्क्वायर माइनस 30x²
प्लस 50। सो टेक्निकली हुआ क्या है, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी आपकी वो क्या थी, 50 5y² माइनस 30y+50। और ये चीज हमने किसके बराबर लिखी थी, 5y-3 होल स्क्वायर +5, यही लिखी थी। तो मेरा बच्चा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, दोनों सेम है। सिर्फ फर्क क्या है कि एक में y लिखा हुआ है और एक में x² लिखा हुआ है। तो भाई इसकी एक्सपेंशन में यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर मैं चाहूं तो गाइस, क्या मैं f' को ऐसे नहीं लिख सकता, 5x² - 3 होल स्क्वायर +5? मैं इसको ऐसे बड़े आराम से लिख सकता हूं बेटा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा यार, अब अगर मैं इसकी तरफ देखूं, ये एक ऐसा यू शेप कर्व है, और से सुनना, ये एक इस तरह का कर्व है जिसके रूट्स क्या बनेंगे भाई, अबव द एक्स एक्सिस होंगे। यानी कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा बेटा, अगर मैं बेटा गाइस लिसन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखूं x², वर्टिकल एक्सिस पे मैं f'(x) अगर रखूं, तो बेटा इसका टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, 3 और 5। ये कुछ इस तरह से बनेगा, सही है। तो आप लोग क्या ये बात कह सकते हो कि भाई ये जो f'(x) का एक्सप्रेशन बना है, इसका b² - 4ac हमेशा <<0 होगा, है ना बेटा? सही है। अब आपने क्या कह दिया फौरन से, कौन सा मेथड ज्यादा सही है और आसान? बेटे वाला ही सबसे ज्यादा आसान है। तो आप लोग क्या कह देंगे, सिंस b² - 4ac ऑफ f'(x) इज <<0, मैं वर्डिंग में लिख देता हूं, लेस देन 0। हेंस, हेंस बेटा f'(x) विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। और भाई हमेशा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब बेटा अगर ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है, देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब बच्चों के सवालात जरा मैं देखता हूं भाई, अल्लाह माफ करे। चलो भाई, मैंने बच्चों, बेटा आप लोग एक एक करके सवाल देख रहा हूँ, सर दोबारा समझा दें। सर लेस देन 0 क्यों लिया, रिपीट, नेवर माइंड, आई अंडरस्टैंड, सो सॉरी। दोनों, ये कौन है, सैयद अली अब्बास आप जी, सॉरी बेटा, डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग। देखो मेरी एक बात को जरा समझो प्लीज, गौर से। ओ भाई, एक बात सुनो, कोई भी कर्व अगर हो, नहीं बेटा ऐसे ही करना है आपने, कोई भी कर्व हो, अगर कभी कोई कर्व इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे वाई रखा है, यहाँ पे एक्स रखा है, कोई भी कर्व अगर इस तरह का बन रहा है, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है कि इसका b² - 4ac <<0 है? यस और नो? प्लीज बताएं। ये बेटा मैंने आप लोगों को रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया था, है कि नहीं? प्लीज जल्दी से एक्नॉलेज। अब एक बात सुनो, अगर कोई भी ग्राफ हो यू शेप्ड और वो ऐसे बन रहा हो, तो हम लोग इसको क्या ये बात कह सकते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई एक्स, वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई विल बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे वाई हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि b² - 4ac अगर कभी भी बेटा लेस देन 0 और यू शेप कर वो, तो वाई हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन 0 रहता है। सही है। अच्छा एक और बात मैं करने लगा हूं, ये भी मैंने आप लोगों को बेटा रूट्स में पढ़ाई थी। अगर फर्ज करो कोई एन शेप कर्व हो, कोई एन शेप कर्व हो, सही है, तो आप लोग इतना जानते हो एन शेप कर्व हो, उसका अगर इस तरह से बने तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका भी b² - 4ac <<0 है। ये चीज बेटा, मैं भी बेटा आप लोगों के साथ कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहा हूँ। एन शेप कर्व और उसका b² - 4ac अगर <<0 तो हमेशा ऐसे बनेगा। ऐसी सिचुएशन में हमेशा क्या होगा, y <<0 होगा। यस और नो? ये बात भी आप लोग मानते हो, है कि नहीं? प्लीज बेटा एक्नॉलेज करें।
मैसेज में मैं देख रहा हूँ आप लोग के मैसेज। अच्छा, चलो यार, राफे तुमने तो यार ऐसा सवाल पूछ लिया है, क्या बोलूं मैं तुम्हें। बेटा राफे याद रखना, जनरलाइज फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या होती है वाई ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। अगर ए ग्रेटर देन जीरो तो हमारा कर्व होता है यू शेप्ड, अगर ए लेस देन जीरो तो हमारा कर्व होता है एन शेप्ड। बेटा ये ड्राइव में मेरी है लेक्चर्स में बेटा, पूरा पहली क्लास है हमारी इनफैक्ट P1 की। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो बेटा यू शेप, नेगेटिव होगा तो एन शेप। सही है। अब आप लोगों ने कुछ चीजें समझनी है। अब कुछ बच्चों का सवाल आया कि सर आपको टर्निंग पॉइंट कैसे पता चला। अरे भाई एक बात सुनो, आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स ये बना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स ये बना है 5x4 माइनस 30x² प्लस 50। हमने एक बात ऊपर पार्ट में ये करी थी कि 5y² माइनस 35 प्लस 50 इसके बराबर है। सही है, इस चीज के बराबर है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करो आप लोग, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ फर्क है, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² है y की जगह। सही है। तो क्या मैं बेटा आप लोगों की, जब जब ये चीज y की फॉर्म में ऐसे बन सकती है, तो हम इसको रीराइट करके ऐसे नहीं लिख सकते कि y की जगह x² लिख दिया। सही है। अच्छा बेटा हम लोग आम तौर पे जब भी कुछ कर्व की इक्वेशन लिखते हैं तो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के होता है। तो वर्टिकल एक्सिस पे बेटा y रखते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x रखते हैं। सही है। अब मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई f प्राइम ऑफ x है, इस तरफ के f प्राइम ऑफ x 5 यानी कि प्लस है। सही है। यहाँ पे एक्स वाई की जगह तो आपने x² लिख दिया, तो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या पॉइंट आएगा, x² आएगा। x नहीं आएगा, क्या आएगा, x²। और टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा होगा, 3 और 5 आ रहा है। हाँ बेटा जहरा आपको समझ आ गया, जरा बच्चे माशाल्लाह से थोड़े स्लो हैं। सही है। तो बेटा ये 3 और 5 है, तो आपने कह दिया कि भाई एक तो ये यू शेप कर्व है, पॉजिटिव 5 है ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये यू शेप्ड कर्व है। एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 5, और वर्टिकल एक्सिस पे एफ प्राइम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x²। अरे भाई इसका मतलब ये हो गया कि कुछ भी कर लो, सही, कुछ भी कर लो, एफ प्राइम ऑफ एक्स का ग्राफ हमेशा क्या रहेगा बेटा, एफ प्राइम ऑफ एक्स हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। सही है, जब एफ प्राइम ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा तो फंक्शन हमेशा हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 84 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3। अब बेटा बता दिया आपको, फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भाई, पहली बात तो ये, फर्स्ट टर्म इज 84 and common difference is -3. Find the smallest value of n for which the nth term is negative. भाई n की ऐसी वैल्यू निकालो कि nth टर्म आ जाए हमारा नेगेटिव। ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है भाई। एक बात सुनो, कोई भी टर्म नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि टर्म की वैल्यू लेस देन जीरो। सही है, टर्म जब लेस देन जीरो हो, तो बेटा टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी की जगह -3 लेस देन जीरो। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, n-1 इज लेस देन -84 अपॉन -84, यहाँ पे -3 है। तो बेटा आप लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, n-1 इज ग्रेटर देन 84/3। बेटा 84/3 क्या होता है, 28। तो बेटा n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 29। यानी कि जब भी नंबर ऑफ टर्म आपका ग्रेटर देन 29 होगा, यानी कि 9,
29th टर्म तो हमारा 0 होगा, लेकिन ग्रेटर देन 29th टर्म जो भी होगा हमारा फर्स्ट टर्म, वो नेगेटिव टर्म आएगा। तो n की वैल्यू आप लोग क्या लिख देंगे, लीस्ट वैल्यू हो जाएगी 30। सही है, तो बेटा n विल बी इक्वल टू 30। हमने कहा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। ये देखो ग्रेटर देन 29 तो 30, 31, 32, 33, 34, लेकिन इसमें भी नेगेटिव नंबर फर्स्ट टाइम कब हो रहा होगा यार, जब ये लेस देन 0 हो। तो मैंने एक तरह से टेक्निकली पहले 0 पे देखा, 0 पे कौन सा टर्म है, 29th टर्म है 0, तो मुझे तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म पे आना है। फर्स्ट नेगेटिव कौन सा टर्म होगा, 30th टर्म ही हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपने लिख दी 30। फिर उसके बाद it is given that the sum of the first 2k terms of this progression is equal to the sum of the first k terms। भाई अब बातें हैं इनकी। sum of the first 2k terms is equal to sum of the first k terms। sum of 2k क्या हो जाता है, n upon 2, यानी कि 2k upon 2, 2a, सही है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा अब आपने क्या करना है, सम ऑफ के टर्म्स, के अपॉन 2, 2a प्लस के माइनस 1 इंटू डी। अरे यार मजे की बात बताऊं, ये तो जन्नत में गया बेटा, ये दोनों बराबर है ना, के तो एज इट इज हो गया। ए क्या आया था हमारा, ए वॉज 84 प्लस 2k माइनस 1, डी क्या है बेटा, -3 है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बाई 2, 2 इंटू 84 प्लस के माइनस 1 इंटू डी की जगह आपने -3 लिख दिया बेटा। अब यहाँ पे के जन्नत में गया बेटा, जैसे के जन्नत में गया, 2 इंटू 84 होता है 168, 168 माइनस 6k प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2, 168 माइनस 3k प्लस 3। सॉरी बेटा, सॉरी। अब बेटा ये 168 इंटू 2, 336 माइनस 12k प्लस 6, 168 माइनस 3k प्लस 3। अच्छा जी, 336 माइनस 168 प्लस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 12k माइनस 3k माइनस 168 प्लस 6 माइनस 3, 171। 12 माइनस 3 9 होता है यार, 171 डिवाइड बाय 9, तो 19 आ गई बेटा। गाइस के की वैल्यू आ गई सीधी सीधी 19। अच्छा जी, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये सवाल भी हो गया। अब ये वाला सवाल मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द डायग्राम x and y आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी सच दैट बी एक्स इज इक्वल टू 9। ओके, बी एक्स 9 है एंड ए वाई इज इक्वल टू 11। ठीक है भाई, ए वाई 11 हो गया। फिर उसके बाद आर्क बी सी इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एक्स। आर्क बी सी एक सेंटर है जिसका सर्कल का बेटा एक्स पे है, यानी कि इसका रेडियस ये होगा। मैं थोड़ा सा फंस गया हूँ कि यार इसका रेडियस निकलेगा कैसे। अरे भाई ये रेडियस गिवन तो है, इसका रेडियस क्या हो गया गाइस, 9 हो गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। और ये क्वार्टर सर्कल है। फिर उसके बाद क्या कह दिया है, RBC is a part of a circle with center x and radius 9 where CX is perpendicular to AB। CX is perpendicular to, ठीक है भाई। Arc AC is a part of a circle with center Y। Arc AC का बेटा सेंटर क्या है, Y है। ठीक है भाई, तो इसका बेटा रेडियस क्या हो गया, 11 हो गया।
एंड रेडियस 11, शो दैट एंगल एक्स वाई सी, एक्स वाई सी यानी कि ये वाला एंगल इन्होंने कहा है इज इक्वल टू दिस। अरे यार बड़ी कोई सिंपल सी कहानी हो गई गाइस, इसमें तो कोई परेशानी, चलिए देखते हैं अगर है कि नहीं। मैं ऐसे नहीं बोलता आप लोगों को। बेटा आप लोगों को एक चीज समझनी होगी कि भाई हमारे पास एक्स वाई सी ना, ये एंगल मांगा है इन्होंने। अब ये एंगल मैं कैसे निकाल सकता हूँ, थोड़ा सा सोचते हैं। बेटा हमारे पास ये वाली लेंथ कितनी है, 9 है, यस और नो? ये वाली लेंथ 9 है। अच्छा बेटा ये लेंथ और ये लेंथ हमारे पास क्या है, 11 है, यस और नो? और बेटा हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इसके ऑपोजिट 9 है, हाइपोटेन्यूज 11 है, तो साइन लगेगा अयान, कॉस कहां से लगेगा बेटा? सही है ना अयान? माशाल्लाह से आप बेटा बहुत खूबसूरत चल रहे हैं। साइन एक्स वाई सी, तो बेटा ये हो जाएगा एक्स सी ओवर वाई सी। तो बेटा एक्स वाई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब बेटा अगर मैं इसको देखूं तो अब बेटा ये साइन इनवर्स ऑफ 9/11। बेटा आपने अपने कैलकुलेटर का मोड फौरन से करा किसमें, रेडियन में? अच्छा जी रेडियन में मेरा है ऑलरेडी। शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ 9/11, तो बेटा 0.9582, 0.9582 आ गया। चलो भाई अगला पार्ट क्या कह रहा है माशाल्लाह से, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एबीसी। भाई एबीसी क्या है, एबीसी का पेरीमीटर चाहिए, ओके, यानी कि ये पूरी लेंथ, ये आर्क लेंथ और फिर ये आर्क लेंथ। देखो मैं बड़ी बेटा अपनी जिंदगी में आसानियां रखता हूँ। 0.9582 है, और मुझे पता है यार ये एक आर्क लेंथ है, ये एक सेक्टर है ना, तो क्या मैं बेटा आर्क लेंथ एसी नहीं निकाल सकता इससे? इसका रेडियस कितना है भाई, 11 है, एंगल है, आर्क लेंथ एसी क्या हो जाएगी हमारे पास, आर थीटा। आर क्या रख दिए, 11, और एंगल क्या निकला है हमारा बेटा, 0.9582 इंटू 11, तो 10.54, 10.54। सही है बेटा, अब आपके पास ये वाली लेंथ आ गई। अब बेटा हमें ये वाली लेंथ चाहिए। अगर फर्ज करें मैं इसको कंसिडर करूं, यार ये क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, ये एंगल क्या है, पाई/2 है, और इसका रेडियस क्या है, 9 है, तो ये भी बेटा आर थीटा से आ जाएगा। तो आर्क लेंथ बीसी क्या हो गई, आर्क लेंथ बीसी भी आर थीटा है, लेकिन आर क्या है 9, थीटा क्या है बेटा, पाई/2, तो बेटा ये हो जाएगा 9 पाई/2। तो एज इट इज छोड़ देते हैं, बाद में हम फाइनल आंसर को खेलते रहेंगे। चलो भाई ये आ गया हमारे पास 9 पाई/2। अब बेटा मैं परेशान किस चीज में हुआ, मुझे ये पूरी लेंथ चाहिए। अब बच्चे कहते हैं यार सर अगर आपको ये पूरी लेंथ चाहिए, सर जी ये वाली लेंथ तो हमारी पूरी पूरी 11 है, सही है, तो हम लोग क्या करें? मैं बच्चों से एक बात कहता हूँ, यार अगर तुम लोग ये लेंथ निकाल लो, ये लेंथ निकाल लो इस ट्रायंगल को कंसिडर करके, और बेटा 9 में से माइनस कर दो ये वाली लेंथ, तो इतनी सी लेंथ बचेगी, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, कंसिडरिंग ट्रायंगल सी एक्स वाई, कंसिडरिंग ट्रायंगल सी एक्स वाई, तो बेटा हमारे पास मेरा बच्चा एक्स वाई की लेंथ क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर,
रूट पे आंसर 2√10। सही है बेटा। बेटा ये लेंथ आ गई आपके पास क्या, 2√10। तो बेटा अगर आपको बी वाई की लेंथ चाहिए, बी वाई की लेंथ अगर आपको चाहिए वो क्या हो जाएगी, बी एक्स -2√10। सही है। अब बी एक्स क्या है हमारे पास भाई, बी एक्स हमारे पास 9, 9 - 2√10, 9 - 2√10। चलो भाई बी वाई भी आ गई, ये दोनों आर्क लेंथ भी आ गई। अब बेटा हमारे पास क्या है भाई, कहानी सुनो। भाई ये हमारे पास लेंथ कितनी आई है, 9 - 2√10। अब बेटा बस मुझे ये ऐड करना है ना 11, तो पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। सही है। तो बेटा पूरा पेरीमीटर आपके पास क्या आ गया मेरा बच्चा, पेरीमीटर = 10.54 प्लस 9 π/2 प्लस 9 - 2√10 प्लस 11। तो बेटा पेरीमीटर आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, 9 माइनस आंसर प्लस 11 प्लस 9, 9 π/2 प्लस 10.54। बेटा 38.35 आ जाएगा आपके पास। 38.35 तो 38.4 सेंटीमीटर आपने लिख दिया पेरीमीटर। ठीक है मेरा बच्चा, ये भी बड़े आराम से आपका सवाल हो गया। चलो आगे देखते हैं बेटा। अरे ये वाला सवाल तो मुझे पसंद है। ये मैंने बेटा आप लोगों को पता है आप लोगों की क्लासेस में भी करवाया था, क्योंकि ये सवाल मुझे जेन्युइनली पसंद था। इस सवाल की भी कुछ कहानियां हैं। इस सवाल की कहानियां कुछ ऐसी हैं कि बेटा जब भी जब भी हमारे पास जब भी हमारे पास बेटा कुछ इस तरह का सवाल आ जाए कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा हो, सही है, तो आप लोगों के पास कुछ ग्राफ इस तरह के बनते हैं और फिर कुछ इस तरह के ग्राफ बनते हैं। ये एसिम्प्टोट्स के बीच का हिस्सा होता है। याद रखना अगर कभी भी एसिम्प्टोट से बेटा सॉरी बेटा, अल्लाह, जब भी एसिम्प्टोट से बीच का हिस्सा होता है बेटा, जिसको आप लोग इनवर्स निकालना हो, तो आप हमेशा नेगेटिव साइन रखते हैं। एसिम्प्टोट से अगर बीच का हिस्सा हो, अगर एसिम्प्टोट से बाहर का हिस्सा हो, तो बेटा आप लोग पॉजिटिव साइन रखते हैं। खैर, मैं बच्चों को दिखा भी देता हूँ। मैं बेटा देखो ये आप लोगों की आसानी के लिए एक काम कर रहा हूँ, जरा देख लो, ये काम आएगा आपके। क्योंकि देखो जरूरी तो नहीं है ना पेपर में ऐसी कोई चीज है, क्योंकि इस तरह के सवालात बेटा आज तक एक ही बार आया मैंने, लेकिन जिन जिन कॉलेजेस में पढ़ा रहा था मैंने बच्चों को ये जबरदस्ती, और सेंटर में जबरदस्ती का सवाल कराया था ये मैंने। क्योंकि देखो ये अब इस तरह के लोग कॉन्सेप्ट्स देने लग गए हैं भाई। 4 - x², ये ग्राफ बन गया है। सही बेटा। ये देखो दो एसिम्प्टोट्स के बीच का हिस्सा बना है, 2 और -2 के बीच में इसमें एसिम्प्टोट है। सही है। अब अगर फर्ज करो मैं बेटा यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा गेम चेंज कर दूं, इसको मैं लिख दूं खाली 4 - x²। तो अब देखो ये दोनों साइड पे बन गया, यानी कि ये एसिम्प्टोट्स के इस तरफ भी आएगा, 2 के राइट पे भी आएगा और -2 के लेफ्ट पे भी आएगा। सही है। तो अगर फर्ज करो 2 से आगे का रीजन होता या -2 से पीछे का रीजन होता, तो इनवर्स के साथ आप हमेशा पॉजिटिव साइन रखते हैं। लेकिन जब आपके भी दो एसिम्प्टोट्स के बीच का रीजन होगा, तो आप लोग हमेशा इनवर्स के साथ नेगेटिव साइन लिखोगे। ये याद रखो। वैसे तो देखो ये सवाल
में तो सिर्फ ये एसिम्प्टोट के बीच का रीजन है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगर खुदा ना खास्ता पेपर में ऐसा आ गया तो आप लोग क्या करोगे। अगर आपको इसके लिए फिर भी बेटा कोई मसला और ड्राइव पे देख लो, मैंने ये सब चीजें काफी इन डेप्थ डिस्कस करी हैं। खैर, इसके बाद ये भी जरा देख लेते हैं, लेकिन द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y is equal to f of x. On the diagram sketch the graph of y is equal to f inverse. अरे यार f इनवर्स है। f इनवर्स में सबसे पहली चीज आप लोग क्या बनाते हैं, y is equal to x की लाइन, ये बन गई y is equal to x की लाइन। अब बेटा अगर मैंने इसका इनवर्स प्लॉट करना है ना, इनवर्स कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ ये रिफ्लेक्शन है ना बेटा, यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन आ गई और इसकी रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आ गई, तो लग रही है ना बेटा एक दूसरे की रिफ्लेक्शंस। सही है ना बेटा, ये रेड कलर में मैंने क्या बना दिया, इनका इनवर्स बना दिया। देखो ना बेटा, आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ये देखो, इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, एक दूसरे की रिफ्लेक्शन, इस कर्व, दोनों कर्व को देखो, एक दूसरे की रिफ्लेक्शन लग रहे हैं। और बेटा इस कर्व को देखो और इस कर्व को देखो, ये भी एक दूसरे की रिफ्लेक्शन ही लग रहे हैं। ठीक है मेरा बच्चा, चलो एक नंबर तो आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स। अरे भाई अगर मुझे एफ इनवर्स चाहिए, जब बेटा मैंने यहाँ पे लाजमी वो भी करना होता है, लेबलिंग लाजमी करना, ओके। ऐसे तो ये एक नंबर का है, ऐसा साल अगर 2 नंबर का आ जाए तो लेबलिंग होनी चाहिए। एफ इनवर्स चाहिए तो पहले तो आपने कह दिया वाई इज इक्वल टू -x ओवर √4 - x²। बेटा अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, बेटा मैं इनको रीअरेंज करने से पहले स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड्स को। ठीक है मेरा बच्चा, अब मैं जैसे ही इन्हें स्क्वायर करता हूं तो उससे मेरा फायदा चेक करो क्या होता है। बेटा ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू x² अपॉन 4 - x²। बेटा ये लो ग्राफ भी देख लो। खैर, अब बेटा मैं इन्हें रीअरेंज करूंगा, 4y² -x²y² इज इक्वल टू x²। बेटा हम लोग किसको सब्जेक्ट बना रहे होते हैं, x को। तो बेटा x² प्लस x²y² इज इक्वल टू 4y²। ठीक है बेटा, x² को आपने सब्जेक्ट ले लिया तो ये हो गया 1 + y² इज इक्वल टू 4y²। तो बेटा x² विल बी इक्वल टू 4y² अपॉन 1 + y²। सही है, तो बेटा x विल बी इक्वल टू, रूट लिया आपने, प्लस माइनस लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 4y² अपॉन 1 + y²। अरे यार बात पता है क्या है, न्यूमरेटर में हम रूट ले सकते हैं अलग से। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, पूरे पे नहीं लेते, ऊपर वाले पे रूट ऑफ 4y² अपॉन रूट ऑफ 1 + y²। अच्छा, तो बेटा अब हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2y अपॉन रूट ऑफ 1 + y²। नहीं बेटा मार्क नहीं कटेगा, सिंप्लीफाई बेशक ना करो आप। एफ इनवर्स ऑफ एक्स, बेटा मुझे मसला होता है, मुझे नहीं पता मार्किंग स्कीम में भी सिंप्लीफाई हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो ऑनेस्टली। तो -2y अपॉन रूट ऑफ 1 + y²। ओ सॉरी, y की जगह आप एक्स तो लिखे, ये रूट ऑफ 1 + x²। मैंने इसलिए आप लोगों को पहले बता दिया था, जब भी दो एसिम्प्टोट के बीच का रीजन होगा इनवर्स के साथ नेगेटिव साइन, एसिम्प्टोट से बाहर का रीजन होगा तो पॉजिटिव साइन। चलो भाई, ये वाली भी जब हमारी बात हो जाती है, अगला पार्ट क्या है, हसन खत्री बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ग्राफ दिखा दें, भाई देख लो यार। माइनस कैसे आया, एक बार रिपीट कर दें। यार बेटा मैं पूरी कहानी कर देता हूँ खत्म, फिर आप पूछते हो बेटा कि कौन सी चीज कहाँ से आई। बेटा क्या कर रहे होते हो आप मेरा बच्चा सूजल। हसन खत्री आपको ग्राफ भी दिखा दिया है। बेटा रूट कैसे खत्म होगा,
बेटा जहरा ये पेपर है अक्टूबर नवंबर 2021, पेपर 1-3 आई है, ठीक है ना मेरा बच्चा। यार अब तुम लोगों का नेट का इशू अगर होगा तो बेटा मैं अब उसके लिए बैठ के सबका टाइम और अपनी रिकॉर्डिंग का टाइम तो नहीं जाया करूंगा ना। खैर, अब बेटा इधर है। द फंक्शन जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय दिस। अच्छा, फंक्शन जी दे दिया 2x फॉर x बीइंग ग्रेटर देन -a बट लेस देन a, where a is a constant. State the maximum possible value of a for which f g can be formed. बेटा फंक्शन f क्या था जरा चेक करते हैं हम लोग। क्या था? जब -2 से 2 तक है ना, -x4 - x²। और बेटा इसकी जो डोमेन थी वो थी -2 से 2, -2 से 2। अब बेटा जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास मेरा बच्चा? जी ऑफ एक्स हमारे पास है 2x, और इसकी डोमेन है -a से a तक। यार एक चीज रखना, यहाँ पे अभी हमने क्या चीज फॉर्म करानी है? एफ जी फॉर्म कराना है बेटा। इफ यू वांट कि यार एफ जी फंक्शन फॉर्म हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे, ये चीज आप लोग समझें। आप लोग पूरे के पूरे फंक्शन एफ को इक्वेट कर देंगे टू द डोमेन ऑफ एफ। फंक्शन जी को आप किससे इक्वेट कर देते हैं? डोमेन ऑफ एफ से। तो मेरा बच्चा ये क्या हो जाएगा भाई? 2x और इस तरफ 2x इज इक्वल टू 2 है। सही है, क्योंकि बेटा -a से a है ना। तो बेटा आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है? 1, यानी कि a की वैल्यू, सॉरी, ये आप 2x की जगह a लिख दो ना। फंक्शन हमारा बेटा 2x है ना, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो गई? x की वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ a हो गई। 2a विल बी इक्वल टू माइनस +2, और एक बार आपने कर दिया -2a विल बी इक्वल टू -2। तो बेटा a की वैल्यू आपके पास एक ही आएगी क्या? 1। बेटा एफ जी का फॉर्म होता है बेटा जब फंक्शन एफ के अंदर फंक्शन जी आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि द फंक्शन जी शुड लाई विद इन द डोमेन ऑफ एफ। याद है बेटा मैंने कंडीशंस फॉर कॉम्पोजिट फंक्शन लिखवाई थी आप लोगों को, ये वही कहानी चली है। सही है, नहीं याद है तो एक बार पीडीएफ में खोल के देख लो बेटा फंक्शंस की, और रिकॉर्डिंग्स तो हैं आप लोगों के पास, उनसे भी आप देख सकते हो बेटा। प्लीज थोड़ा सा देख लो चीजों को। assuming एफ जी कैन बी फॉर्म, अब इन्होंने बोल दिया एफ जी फॉर्म हो रहा है। फाइंड एंड सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन फॉर एफ जी एक्स। अब बेटा अगर मुझे चाहिए एफ जी एक्स, तो फंक्शन एफ क्या है? ये यहीं पे लिखा हुआ है, उसमें जहां जहां एक्स है वहां वहां जी ऑफ एक्स डाल दो। तो बेटा -x की जगह आपने क्या डाल दिया? 2x √4 -2x होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आ रहा है अब आपके पास? -2x अपॉन √4 - 4x²। बेटा डिनोमिनेटर में से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। सही है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास? -2x अपॉन √4 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा? √1 - x²। अच्छा मैंने कॉमन भी इसलिए लिया ताकि ऊपर का जो 2 है ना वो कैंसिल हो जाए बेटा। तो हो जाएगा -2x अपॉन 2 टाइम्स √1 - x²। 2 जन्नत में गया। तो बेटा आपके पास एफ जी एक्स पूरा सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा? -x/√1 - x²। सही है बेटा। आप यहाँ पे बेटा अपना आंसर छोड़ दें, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सही है बेटा। अब बेटा अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात कर रहा है? सही है, इस सवाल में यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं? शो दैट द इक्वेशन 10x + cos x = k डिवाइड बाय 10x - cos x।
वेयर के इज अ कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस, भाई ये इस तरह से एक्सप्रेस हो सकता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोगों ने बड़े आराम से क्या करना है, 10x प्लस कॉस एक्स है ना भाई, साइन की फॉर्म में एंड में चाहिए मुझे, जिंदगी में आसानी रखते हैं भाई। 10x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स 10x माइनस कॉस एक्स। चलो बेटा 10x की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे भी k टाइम्स साइन एक्स ओवर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। सही है मेरा बच्चा। अब आपने क्या करना है यार, साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। सही है मेरा बच्चा। अब देखो बेटा दोनों साइड पे cos x डिनोमिनेटर में, दोनों जन्नत में गए बेटा। अच्छा हमें जो फाइनल आंसर चाहिए उसमें k की फॉर्म में खाली साइन है, k और साइन है ना, तो बेटा मैं इस cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ इज इक्वल टू k साइन एक्स माइनस k 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सही है बेटा। तो अब हम लोगों की क्या कहानी हो जाएगी, कहानी सुनो, साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू k साइन एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा जो क्वेश्चन में कॉमन लेना है वो साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो बेटा मैं एक काम कर सकता हूँ, सबको राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। सबको मैं अगर राइट हैंड साइड पे ले गया, के साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सही है, प्लस के साइन एक्स माइनस साइन एक्स, फिर माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0, सबको मैं बेटा राइट हैंड साइड पे लेके गया हूँ। सही है। अब बेटा मैं बड़े आराम से यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस 1। और बेटा अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे साइन एक्स को कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस 1। और कॉन्स्टेंट्स के अंदर अगर मैं माइनस 1 को कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, के प्लस 1। तो ये चीज इन्होंने कहा था कि यार प्रूफ कर दो। सही है। इतने से काम के आपको इन्होंने मार्क्स के देखो कितने दिए, 4 दे दिए हैं, यानी कि इतने सारे मार्क्स। अगला पार्ट क्या है, हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन। अब भाई इसको इक्वल टू 4 रखा है ना, कि के की जगह 4 आ गया। पूरी चीज सेम है, 10x प्लस कॉस एक्स 10x प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 10x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू के था, यानी कि अब के की जगह क्या है, दिस मीन्स कि के की जगह 4 है। अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 प्लस 1 प्लस साइन एक्स 4 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स -5 इक्वल टू 0। बेटा आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हो, तो बेटा मैं यहाँ पे देखो सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहा हूँ, बाद में मैं भी बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कर रहा होता हूँ। ए सी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा आपके पास साइन एक्स की वैल्यूज क्या आ रही हैं, 5 3 -5। तो एक वैल्यू आ रही है 0.744 और एक वैल्यू आ रही है -1.344। अब बेटा ये तो दो साइन एक्स की वैल्यू आई हैं, मुझे पता है बेटा साइन एक्स पॉजिटिव 0.744 तो हो सकता है, लेकिन साइन एक्स -1.344 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बेटा साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू +1 -1 के बीच में होती है। तो आप पहले तो यहाँ पे निकालेंगे अल्फा, साइन इनवर्स ऑफ 0.744। बेटा अल्फा क्या आ रहा है,
शिफ्ट साइन, अच्छा नहीं, डिग्री में तो नहीं है, डिग्री में है तो मैंने कैलकुलेटर का मोड पहले डिग्री में करा भाई। शिफ्ट साइन इनवर्स 0.744, 48.1। अब बात पता है क्या बेटा, ये पॉजिटिव है, साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है बेटा, फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है। तो बेटा एक्स की वैल्यू आ गई फर्स्ट में अल्फा, सेकंड में क्या आ गई 180 माइनस अल्फा, विच इज 131.9। ये दो आपके पास आंसर्स आ गए, ठीक है बेटा। नहीं बेटा, ये एक बच्चे का सवाल है कि सर ये हमें लिखने की क्या जरूरत है कि भाई इट्स नॉट अ रियल सोल्यूशन। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। सही है, बस आप ऐसे लिख के इसको रिजेक्ट कर रहे हो तो क्रॉस मार दो या रिजेक्ट लिख दो, काफी है। सही है, अगला पार्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन 8 सॉरी, अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में इन्होंने क्या कह दिया, एक कर्व दे दिया आपको, एक कर्व, बल्कि नहीं इनफैक्ट दो कर्व दिए हैं, माशाल्लाह खूबसूरत, दोनों एसिम्प्टोट की टाइप के दिए हैं, ठीक है परफेक्ट है, कोई मसला ही नहीं है। द कर्व इंटरसेक्स एट पॉइंट ए एंड बी, चलो दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दे दिए। अभी क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द टू कर्व्स। बेटा बिटवीन द टू कर्व्स से मतलब क्या है इनका, ये एरिया निकालो। अगर बेटा मुझे ये एरिया चाहिए, अब बेटा आपके पास ये वाली लिमिट क्या है, एक्स की 4 है, और ये वाली लिमिट है 1/4 है। आप क्या करते हैं, बड़े जिस एरिया ने, जिस कर्व ने ज्यादा एरिया इनक्लोज करो, बेटा इस वाले कर्व ने ये पूरा इनक्लोज करा है, माइनस ये वाला जो कर्व है इसने इतना सा एरिया इनक्लोज करा है। दोनों कर्व्स की इक्वेशन को बेटा आप माइनस कर दें और फिर इंटीग्रेट करके लिमिट्स अप्लाई कर दें। तो यानी कि मैं कैसे लिखूंगा बेटा, लिख के भी दिखाना जरूरी है ना मेरे लिए। एरिया इज इक्वल टू, ज्यादा एरिया किसने इनक्लोज करा, 5/2 माइनस एक्स की पावर हाफ, माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ वाला कर्व डॉट डी एक्स। और बेटा लिमिट्स क्या हमने रखी, 1/4 एंड 4। तो मेरा बच्चा, अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूं, हाँ बेटा सेपरेटली कर सकते हैं और फिर माइनस करें, ये भी किया जा सकता है अब्दुल वासिफ बेग। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1/4 4, ये हो जाएगा बेटा 5/2x माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, माइनस एक्स की पावर हाफ अपॉन हाफ, यानी कि यहाँ पे 2 आ गया। माशाल्लाह, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर दिया और साइन छोड़ दिया, कितना टाइट काम किया ना भाई। डायरेक्ट लिमिट्स लगाओ भाई, 1/4 और 4। सही है, इंटीग्रेट तो कर चुका ना मैं अब। तो बेटा इसका एरिया क्या आएगा आपके पास मेरा बच्चा, 5/2 1/4 माइनस 2/3 1/4। अच्छा वैसे बेटा अपर लिमिट ज्यादा होती है ना, तो 4, 1/4 लिखना था, ये बचकाना हरकत हुई थी हमारी, 4, 1/4। तो यहाँ पे पहले 4 आएगा, चलो अपर लिमिट नहीं आएगा। हाँ बेटा, 5/2 4 माइनस 2/3 4 की पावर 3/2 माइनस 2 रूट ऑफ 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5/2 1/4 माइनस 2/3 1/4 की पावर 3/2 माइनस 2 1/4। तो बेटा ये अब क्या आ जाएगा, 5 2 10 माइनस रूट ऑफ 4 इज 2, 2 का क्यूब इज 8, 8 2 16 अपॉन 3, 2 2 4 माइनस 5/8। अच्छा भाई, 1/4 की पावर 3/2 1/8 हो जाएगा। तो ये तो हो गया भाई 1/8, 2/8 3 24, 1/12 माइनस 2 इंटू 1/2
बेटा ये अब क्या आ रहा है, 10 माइनस 16/3 माइनस 4 2/3 माइनस 5/8 माइनस 2/24 माइनस 1 माइनस 11/24। तो बेटा ये एंड में प्लस ही हो जाएंगे ना भाई, हमारे दोनों एरियाज। सही है। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2/3 9/8 आ जाएगा बेटा। तो एरिया आ गया आपके पास 9/8 यूनिट स्क्वायर। देखते हैं इन्होंने कहीं डेसिमल वेसिमल में तो नहीं मांगा हुआ, नहीं मांगा। 6 नंबर दे दिए फ्री के। अगला पार्ट, द नॉर्मल टू द कर्व एट वाई, curve y is equal to -x/2 at the point 1 1 intersects the y-axis at the point 0 p। ठीक है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। भाई पहले तो आपको चाहिए होगा नॉर्मल टू द कर्व का ग्रेडियंट। पहले तो नॉर्मल का ग्रेड निकालने से पहले आप टेंजेंट का ग्रेड निकालोगे। तो भाई आप क्या करेंगे, d/dx ले लेंगे इस कर्व की इक्वेशन का, x⁻⁻½ तो बेटा इसका dy/dx क्या आ रहा है मेरा बच्चा, -1/2 x⁻³ सही है। तो बेटा अगर मुझे चाहिए ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, m ऑफ टेंजेंट 1 पे क्या आ रहा है भाई, -1/2 1⁻³ तो ये आ रहा है -½ सही है मेरा बच्चा। तो m ऑफ नॉर्मल आपके पास +2 हो जाएगा बेटा, m ऑफ नॉर्मल विल बी +2। बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। तो y-1 इज इक्वल टू 2x-2, y इज इक्वल टू 2x-1। बेटा इक्वेशन ऑफ हमारे पास क्या आ गई, नॉर्मल। इन्होंने कह दिया इंटरसेक्स द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0 p, यानी कि p की वैल्यू -1 आ जाएगी बेटा। इन्होंने इसको p कहा था ना, तो बेटा p क्या आ गया, -1। चलो भाई ये वाली बात भी बड़े आराम से हो गई। द लाइन y इज इक्वल टू 2x+5 इंटरसेक्ट्स द सर्कल विद दिस। लाइन और सर्कल की इक्वेशन दे दी है। अब इन्होंने क्या कह दिया बेटा, find the coordinates of a and b in set form and hence find the exact length of the chord AB। exact length of chord AB चाहिए बेटा। पहले तो आपको क्या देखना होगा कि भाई इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो भाई y इज इक्वल टू 2x+5 है, तो आपने x² + y की जगह क्या लिख दिया, 2x+5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। x² + 4x² + 2 2 4 4 5 20x + 25 -20 = 0। 5x² + 20x + 5 0, x² + 4x + 1 0। यहां तक बेटा हम लोग बड़े आराम से खेल गए। अब बेटा अगर मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो इसको तो बेटा मुझे लिखना पड़ेगा वही क्वाड्रेटिक फॉर्म में। कैसे लिखूंगा मैं, -b + (b² -4ac अपॉन q × 1। तो बेटा ये आ जाएगा -4 + -4 का स्क्वायर 16 16 -4 12 √12 अपॉन 2। बेटा हम लोग चाहें तो √12 को 2√3 लिख सकते हैं। तो बेटा x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, -4 + -2√3 अपॉन 2। तो बेटा एक x कोऑर्डिनेट क्या है, -4 + 2√3 अपॉन 2, और एक क्या है, -4 - 2√3 अपॉन 2। तो बेटा एक x कोऑर्डिनेट बन गया -2 + √3, और एक हो गया -2 -√3। दोनों x कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा आपके सेट फॉर्म में। अब बेटा जब आपके x कोऑर्डिनेट आ गया, आप लोग डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं।
y किसके बराबर था यार, 2x+5 के था, सही है। तो बेटा x की जगह एक बार आपने क्या लिख दिया, -2 + 2x + 5। तो y क्या हो गया, -4 + 2√3 + 5। तो ये y क्या आ गया, 1 + 2√3। फिर एक बार आपने क्या कर दिया, y = 2 -2 - √3 + 5। तो y क्या आ गया बेटा, -4 -2√3 + 5। तो ये क्या आ गया बेटा आपके पास, 1 -2√3। दोनों बेटा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। तो किसी भी एक पॉइंट को ए का नाम दे दो, किसी भी एक पॉइंट को बी का नाम दे दो। ए पॉइंट क्या है, -2 + √3, कॉमा 1 + 2√3। बी पॉइंट आपका क्या हो गया बेटा, -2 -√3, 1 -2√3। बेटा ये आपके पास दोनों आंसर्स आ गए। काफी बदसूरत आए हैं, लेकिन इन्होंने मांगी ही साइड में है भाई, क्या करें, हमारी मजबूरी है। कहीं ना कहीं बस यूज ना करवा रहे हो। अरे भाई एग्जैक्ट लेंथ भी निकालो अब स्क्वाड ए बी की। चलो अब बेटा अब इनकी लेंथ निकालते हैं, शाबाश। ए बी की लेंथ x2 - x1 होल स्क्वायर, लंबी हो गई यार बहुत ज्यादा। x2 - x1 -2 - x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y1 क्या है, होल स्क्वायर। हाँ बेटा देखो लंबी है, लेकिन मार्क्स, हाँ सही कह रहे हो बेटा यार, मार्क्स तो है ना। चलो बेटा मुझे बुरे लगते हैं ये जो लेंदी हो जाते हैं ना सवाल, पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं। मैं कहता हूँ टेक्निकल दे दो जितना चाहे, लेकिन हाँ मैं एज अ टीचर सोचता हूँ, आप लोग एज अ स्टूडेंट सोचते हो, तो फर्क है हमारी अप्रोचेस में। -2 + 2 -√3 -√3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 -2√3 -2√3। अच्छा इससे लेकिन हमारे पे एग्जैक्ट आ गई ना आंसर। टू टू जन्नत में क्या भाई, ये क्या आ जाएगा, हो गया है, रूट क्यों नहीं बना रहे, -2√3 का स्क्वायर प्लस ये भी दोनों जन्नत में गए, -4√3 का स्क्वायर। बेटा 2√3 का स्क्वायर होता है 12, प्लस बेटा 4√3 का स्क्वायर होता है 48। बेटा √60 आ जाएगी हमारे पास लेंथ, कॉड ए बी की लेंथ √60 12, √60। तो बेटा 2√15। कोई मसला ही नहीं है बेटा, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, हेंस फाइंड द एग्जैक्ट लेंथ। आ गई भाई, 7 नंबर दे दिए। अब इन्होंने क्या कह दिया, a straight line through the point 10 0 with gradient m is a tangent to the circle, find the two possible values of m। अब बेटा मेरी एक बात सुने, सर इतना लंबा पेपर कैसे टाइम पे होगा बेटा, मैं आप लोगों के सामने समझाते हुए कर रहा हूँ। एंड हमें अभी बेटा पेपर स्टार्ट करे हुए घंटा 5 मिनट, घंटा 10 मिनट हुआ है। सही है, इसके बाद बस एक ही सवाल बचा है। आप लोग भी कर सकते हो, मैं समझा रहा हूँ जिसमें कई बार रुका हूँ, कई बार आप लोगों के साथ हंसी मजाक करा है, तो आप लोग आराम से कर लोगे बेटा। भाई मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, ये पेपर मैं जब खुद कर रहा था मुझे 1 घंटा लगता है, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा। खैर, a straight line through the point 10 0 with gradient m is a tangent to the circle। बेटा सर्कल की क्या इक्वेशन है, x² + y² = 20। अरे यार इसका क्या मतलब है, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो गया, सेंटर हो गया हमारा 0 0, और रेडियस क्या है बेटा, √20। अब ये लोग क्या कह रहे हैं यार, कोई एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 10 0, वो लाइन गुजर कहां से रही है, 10 0 से रही है।
विद ग्रेडियंट m इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। जरा थोड़ा सा बेटा अकल से सोचना, प्लीज, ये जरूरी है, अकल से सोचना, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से अकल से काफी पैदल हैं। देखो हमारा एक सर्कल है, ये एक मैंने सर्कल बनाया है, ठीक है। अब बेटा ये जो सर्कल है सेंटर ओरिजिन है। अरे यार इसका जो रेडियस है ना ये क्या है, √20 है। इन्होंने कहा है कि कोई पॉइंट है जो कि 10 0 से गुजर है, 10 0 यहाँ कहीं है, पॉइंट मैं ए का नाम दे दूं, 10,0। भाई इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अरे यार अगर ये टेंजेंट होगा टू द सर्कल, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, मानते हैं बात। और हमें पता है बेटा बहुत अच्छे से कि जो कॉर्ड बनेगी ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि देखो जो सर्कल का सेंटर है, सेंटर का जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है वही इसका भी वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि 0 0। सही है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट। तो बेटा अगर फर्ज करो इसका ग्रेडियंट होगा -m, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, +m होगा। ये बात भी मैंने आप लोगों को लॉजिकली बात समझ आती है। सही है ना मेरा बच्चा। अब अगर हमसे इन्होंने कह दिया ये दो m की वैल्यूज निकालो, मैं सबसे पहले तो एक चीज पे लग जाऊंगा कि यार मुझे तो ये पता ही नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, टेंजेंट कैसे निकलेगा। मैं कहता हूँ भाई देखो, आपने अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, हम लोग बड़ी जिंदगी में आसानी की बात करते हैं। ये जो लाइन होगी बेटा, इस लाइन के अगर या फर्ज करो मैं इस लाइन के ग्रेडियंट को कह दूं m, इस लाइन के मैंने ग्रेडियंट को कह दिया गाइस m। सही है, तो हमारे पास ये जो लाइन बनेगी, लाइन है भाई, y-y1 इज इक्वल टू m(x-x1)। सही है, तो बेटा लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx-10m। यहां तक आ गए बेटा आप लोग। जब आप कैसे यहाँ पे आ गए mx-10m, ये लाइन और सर्कल मीट कर रहे हैं बेटा दो अलग अलग पॉइंट्स पे, टेंजेंट है। तो अब मैं अगर इसकी बात करूं, टेंजेंट है बेटा, सर्कल की इक्वेशन में x² + y की जगह ने क्या लिख दिया, mx-10m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, x² + m²x² -20 m²x। ठीक है मेरा बच्चा, +100 m² -20 इक्वल टू 0। चलो x² को पहले कॉमन ले लेते हैं भाई हम लोग। देखो जिंदगी में बिल्कुल आसानियां रखना है, x² को कॉमन लिया तो 1 + m² -20 m²x +100 m² -20 इज इक्वल टू 0। बेटा लाइन और कर्व आपस में, लाइन और सर्कल आपस में टेंजेंट है, टेंजेंट है तो लाइन और सर्कल सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करेंगे। जब लाइन और सर्कल एक पॉइंट पे मीट करें, दिस मीन्स कि इस लाइन और सर्कल का b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो बेटा यहाँ पे आपने फौरन से क्या कह दिया, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। बेटा बी की जगह आपने क्या लिख दिया, -20 m², b² - 4, ए की जगह 1 + m², सी की जगह 100 m² -20 इज इक्वल टू 0। चलो भाई सॉल्व करते हैं। अब 20 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 400, 400 m⁴ -4 इंटू 1 इंटू 100 m² -20, ठीक है, +100 m⁴ -20 m² इक्वल टू 0। 400 m⁴ -4
बेटा ये हो जाएगा 100 m4 प्लस 80 m² माइनस 20 इक्वल टू 0. 400 m4 माइनस 400 m4 माइनस 320 m² प्लस 80 इक्वल टू 0. बेटा ये दोनों तो गए सीधे सीधे हमारे पास जन्नत में है. तो बेटा 320 m² इज इक्वल टू 80. m इज इक्वल टू 80/320 पे रूट और प्लस माइनस 320 और फिर बेटा रूट ऑफ आंसर प्लस माइनस 1/2 आ रहा है. तो बेटा m की दो वैल्यूज क्या आ गई, प्लस माइनस 1/2. चेक कर रहे हैं बेटा कितना सिंपल है. चले मेरा बच्चा, अब जब ये दोनों m की वैल्यूज आ गई, अब क्वेश्चन नंबर 10 जरा हम लोग देख लेते हैं. बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है, f प्राइम दे दिया आपको. अब अगर बेटा आपको f प्राइम ऑफ x दे दिया और इन्होंने कह दिया कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू f ऑफ x. ये कह रहे हैं द कर्व हैज अ मिनिमम पॉइंट एट x इज इक्वल टू 2. कर्व का मिनिमम पॉइंट कहाँ है बेटा, x इज इक्वल टू 2 पे है. फाइंड डबल डेरिवेटिव निकालो. यार अब अगर फर्ज करो मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं पहले तो देखूंगा f डबल प्राइम क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ हाफ x प्लस k रेशो माइनस 2 माइनस 1 प्लस k रेशो माइनस 2. बेटा 1 प्लस k रेशो माइनस 2 ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के साथ तो हम खेलते ही नहीं है भाई. अब अगर हम इसका f डबल प्राइम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 पीछे x/2 प्लस k रेशो -3. मजीद आप बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से. सही है ना बेटा, यहाँ पे आपने सीधा सीधा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों भी जन्नत में गए. ओके, तो हमारे पास बेटा f डबल प्राइम ऑफ x का क्या आंसर फंक्शन बन रहा है, -1 x/2 प्लस k रेश पावर -3. ये चीज आ गई. अब इन्होंने क्या मांगा है, फाइंड f डबल प्राइम इन टर्म्स ऑफ k एंड x. ठीक है भाई, निकाल दिया. एंड हेंस फाइंड द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k. अब बेटा आपको k की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए. अब अगर बेटा मुझे k की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए, हमें इन्होंने क्या बात बोली है, जरा इस चीज को समझे. हमें इन्होंने कह दिया है कि भाई कर्व का मिनिमम पॉइंट है एट x इज इक्वल टू 2. जब भी मिनिमम पॉइंट होता है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है. एट मिनिमम पॉइंट एफ डबल प्राइम यानी कि d² y/dx², क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है. यार अल्लाह माफ करे, आप लोग किस दुनिया में चल रहे हो. बेटा मिनिमम पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है. अब मैं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है भाई, तो मैंने एफ डबल प्राइम ऑफ 2 डाल दिया, 0. ये क्या हो जाएगा बेटा, -1 2/2 प्लस k -3 ग्रेटर देन 0. तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस k की पावर -3 लेस देन 0. 1/1 प्लस k की पावर 3 इज लेस देन 0. अल्लाह अकबर. 1 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस k की पावर 3. 1. तो बेटा यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी क्या, अरे यार ये मैं इतनी मेहनत हो क्यों कर रहा हूँ, ये तो 0 था ना. सॉरी बेटा, एक छोटी सी गलती करी है मैं, बहुत मासूम सी नन्ही सी. तो ये हो जाएगा 1 प्लस k इज लेस देन 0. तो बेटा k क्या आ जाएगा, लेस देन -1. हाँ तो बेटा वो मैंने रूट कर दिया ना, क्यूब रूट कर दिया तो खत्म हो गया बेटा. तो बेटा 2 तो मैंने x की जगह सब्स्टिट्यूट करा फुजैल,
तो बेटा क्या आ जाएगा, k लेस देन -1। फिर इट इज नाउ गिवन दैट k इज इक्वल टू -3 एंड द मिनिमम पॉइंट इज एट 2 एंड 3/2। तो बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है यार, अल्लाह माफ करे बेटा, दोनों साइड पे बेटा मैं 1/3 ले लेता हूँ। बेटा ये दोनों जन्नत में गए ना, और जीरो के ऊपर कोई भी पावर तो जीरो ही होता है ना। इट इज नाउ गिवन दैट k इज इक्वल टू -3 एंड द मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व इज एट दिस। तो भाई पहले तो मैं f प्राइम निकाल लेता हूँ। f प्राइम ऑफ x, k की वैल्यू हमारे पास, बच्चा कह रहे नया मोबाइल लिया है तो नाम खुद ही आ गया, कोई मसला नहीं है, हमें पता चल गया है नया फोन मोबाइल लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाफ एक्स प्लस के, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो अम्मा अब्बा जब ये मोबाइल ले लेंगे तो कैसा लगेगा, ये मैं सोच रहा हूँ। रिश्बा -2। बेटा एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x/2 -3 रिश्बा -2 -1 - 3 इज -2, -2 के ऊपर पावर -2। अब बेटा इसका तो पहले हम निकालें एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक, ये लोग भी ना ख्वारियां करवा देते हैं कभी कभार। x/2 -3 रिश्व पावर -2। सही है भाई। अब बेटा -2 की पावर -2 तो आ जाएगा -1/4। सही है ना बेटा। 1/, -2 के ऊपर पावर -2 है ना, और ये माइनस है ना तो भी खाली 2 हो जाएगा। अल्लाह के बंदे ये क्या हो जाएगा, 1/4। सही है बेटा, इस तरह से -1/4 आएगा। हाँ बेटा इसी तरह से होगा ना, -1/4 आ गया। अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको इंटीग्रेट करना होगा। देखो यार, अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो पहले तो आपको ये देखना होगा, इन्होंने एफ ऑफ एक्स मांगा है ना, तो बेटा एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा। हाँ बेटा एफ प्राइम, ये देखो मेरा बच्चा, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स ही तो है ना। 1 - 3 था बेटा, बस बेटा ये आखिरी सवाल ही है ना। 1 - 3 बेटा -2 होता है। -2 के ऊपर, अच्छा यहाँ पे प्लस है माइनस है, माइनस ही है। तो बेटा इसका अगर मैं स्क्वायर करूं, -2 के स्क्वायर का मतलब होता है -1/2 के ऊपर पावर 2। तो ये खाली बेटा 1/4 बचेगा ना। सही है। चले, अब बेटा माइनस का साइन है ऑलरेडी, इसलिए ऐसे छोड़ दिया मैंने। अब एक बात सुने, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं एफ ऑफ एक्स के लिए, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एफ प्राइम ऑफ एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x/2 -3 रेज पावर -2 -1/4 डॉट डी एक्स। ठीक है बेटा, इन्होंने क्योंकि देखो बेटा बता दिया है ना कि के की जो वैल्यू ये है तो मिनिमम पॉइंट आपको दे दिया है। सही है। तो अब आपने क्या करना है बेटा, इसके मिनिमम पॉइंट पे, मिनिमम पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ना। अब बेटा मैं जब इसको इंटीग्रेट करने जाता हूँ तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, x/2 -3 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 1/2। सही है बेटा, x/2 की डेरिवेटिव से भी आप डिवाइड करते हैं, -1/4x। ठीक है बेटा, यहां तक आ गए। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा -2 इधर आ गया, x/2 -3 रेज पावर -1 -1/4x प्लस c। अब बेटा इन्होंने एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट क्या दिया इन्होंने, 2 और 3। ये देखो ना मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, -2 x/2 -3 रेज पावर -1 -1/4x प्लस ये है। अब बेटा यहाँ पे आपने सिर्फ पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या डाल दिया, 3.5, और बेटा एक्स की जगह आपने क्या डाल दिया, -2 इंटू एक्स की जगह डाल दिया 2।
2/2 बेटा वही इक्वेशन है हमारी। बेटा 1/2 से डिवाइड होगा, अगर डिनोमिनेटर में 1/2 आएगा तो न्यूमरेटर में 2 हो जाएगा ना। बेटा ये पूरी चीज 1/2 से डिवाइड हो रही है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ना बेटा 2। शुक्र है अल्लाह का, बेटा मल्टीप्लाई ही करा है। मोहम्मद बिलाल बेटा, हाफ डिवाइड क्यों होगा? बेटा 1/2 डेरिवेटिव है मेरा बच्चा, इसका ब्रैकेट के डेरिवेटिव से आप डिवाइड भी तो करते हैं इंटीग्रेशन में। चलो, अब बेटा ये मैं क्या कर रहा था यार, -2, 2/2 -3 रेशबा -1, -1/4 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 2 है, और प्लस सी है हमारा, +c। शुक्र है अल्लाह का। बेटा ये 2/2 क्या हो गया, 1। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 3.5 -2 -2 रेशबा -1 -1/2 +c। ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 3/3.5 + 0.5 इज इक्वल टू बेटा -2, ये 1/-2 हो जाएगा। तो बेटा ये खाली +1 बचेगा, तो हो गया 4, 1 + c। बेटा c की वैल्यू क्या आ गई आपके, सीधी सीधी 3 आ गई। सही है। अब बेटा मैंने अगर इक्वेशन ही लिखनी है एफ ऑफ एक्स की, तो एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, -2 x/2 -3 रेज़ टू पावर -1 -1/4x +3। बेटा ये आ गया आपके पास क्या, एफ ऑफ एक्स, आंसर। सही है। आप चाहो तो बेटा इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर स्टेशनरी पॉइंट एंड डिटरमिन इट्स नेचर। बेटा कोऑर्डिनेट्स चाहिए एक और स्टेशनरी पॉइंट के। बेटा लेकिन अभी वही वाली बात है कि के की वैल्यू अभी भी क्या है, -3 है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स का तो पहले मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा ना भाई। एफ प्राइम ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या है, ये रहा। एफ प्राइम ऑफ एक्स ये रहा, x/2 -3 x/2 -3 रेज़ टू पावर -1 -2 है, सॉरी, -2 -1/4। बेटा ये हमारा एफ प्राइम ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन है। इन्होंने कहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर स्टेशनरी पॉइंट निकालो ना। तो बेटा आपको पता है एट स्टेशनरी पॉइंट ये बेटा 0 हो जाएगा। एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा x/2 -3 रेज़ टू पावर -2 -1/4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा मैं इसको अगर चाहूं तो मैं इज्जत से ऐसे लिख सकता हूँ, x/2 -3 रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू 1/4। आप यहाँ पे माइनस से वहां जाके प्लस हो गया। अब बेटा मैं अगर चाहूं तो मैं इन्हें रीअरेंज कर सकता हूँ और इनकी मैं फिर पावर्स को चेंज कर दूंगा बेटा। सही है ना। तो मैं इसको चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x/2 -3 होल पे स्क्वायर इज इक्वल टू 4। पूरे को फ्लिप कर दिया दोनों साइड्स को। ये आई गेस ये तो सबको समझ में भाई, अल्लाह माफ करे। बेटा इसका मतलब क्या होता है, 1/1/4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 इज इक्वल टू x/2 -3 होल स्क्वायर। इस तरह से बेटा डायरेक्टली फ्लिप कर दिया मेरा बच्चा।
अब बेटा हम लोग क्या हरकत करेंगे, यहाँ पे रूट लेंगे स्क्वायर को खत्म करने के लिए। जैसे मैंने रूट लिया तो x/2 - 3 इज इक्वल टू +-2। तो एक बार आपने कर दिया x/2 - 3 इज इक्वल टू +2, एक बार आपने क्या कर दिया x/2 - 3 इज इक्वल टू -2। बेटा ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा, 5 × 2 10, और ये हो जाएगा बेटा 1, ये हो जाएगा 2। हमें अदर पॉइंट चाहिए, तो हमारा अदर पॉइंट क्या हो गया 10, क्योंकि पिछला वाला पॉइंट तो 2 था ना, 2 और 3.5 था आई गेस। हाँ 3.5 था। अब बेटा इन्होंने पूरा स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं ना, तो यहाँ पे और अनडिटरमिन इट्स नेचर, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हैं। f(x) में आपने 10 डाल दिया, -2, 10/2, -3, -1, -10/4, +3। अल्लाह अकबर, 5 - 3, तो ये हो जाएगा -2, -1, 5/2 यानी कि 2.5 +3। तो बेटा ये क्या आ रहा है अब आपके पास, -1, -1 - 2.5 +3। बेटा ये भी नहीं, अब आप लोग क्या निकाल सकते हैं भाई, -0.5 आ जाएगा ना यार आप लोग के पास। तो बेटा स्टेशनरी पॉइंट क्या आ गया हमारा, अदर स्टेशनरी पॉइंट 10, -0.5। इन्होंने फिर उसके बाद क्या कहा, इसकी नेचर भी बताओ। भाई नेचर के लिए तो हमें ग्रेडियंट के एक्सप्रेशन में यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा भाई, 10, f(x) 10/2 -3। असल मसला ये है कि इसमें ये पावर्स आवर्स इंडाइसेस बहुत खेला है इस पेपर में, मैं इसलिए आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग घबरा रहे हो, वरना ऐसा सच कुछ भी मुश्किल नहीं है यार। 10/2 5, 5 - 3 is 2, 2 की पावर -2 -1/4, 2 की पावर बेटा -2 क्या होता है 1/4 -1/4। नहीं यार ये 3 है बेटा, f(x) हमारा यही था, x/2 -3, x/2 10/2 -3 5, 5 - 3 is, बेटा ये आएगा तो नेगेटिव में ही ना, ये नेगेटिव है ना हमारे पास, सही है। तो बेटा आपका नेगेटिव में जब आ रहा है तो आपका टर्निंग पॉइंट क्या हो गया गाइस, जब ये नेगेटिव में आ रहा है तो आपका टर्निंग पॉइंट क्या हो गया, अबे डबल डेरिवेटिव देखना होगा ना बेटा, हमारा डबल डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन कहाँ है, अरे मैंने सिंगल डेरिवेटिव का यूज करा था, डबल डेरिवेटिव कहाँ है, डबल डेरिवेटिव कहाँ है, बहुत ज्यादा लंबी हो गई, ये रहा डबल डेरिवेटिव का, ये रहा -1 x/2 + k, -1 x/2 यानी कि 10/2 +k यानी कि k की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में पहले बता दी थी क्या है, -3, -3 रेश पावर -3, नेगेटिव में आएगा भाई अब, -1 10/2 होता है 5, 5 - 3 is 2, 2 1/8, तो आ गया -1/8, since f"(x) is less than 0, therefore this stationary point is maximum। खत्म हो गई बात। यहाँ पे जाके बेटा हमारा ये वाला पेपर भी खत्म, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इतना भी वो नहीं था, आप लोग आराम से कर सकते हैं।